हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान और लोक प्रशासन की व्यवस्था को देखेंगे और ये सब कक्षाएं हम लोग यूपी SSSC पेट की परीक्षा के ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के में संविधान में जो जो अनुसूचियाँ हैं उनके भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद कौन कौन से भारत में मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारतीय संविधान के जो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको पढ़ा था। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुसूची है, इसके अंतर्गत जो पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र के बारे में है। इसके बाद दूसरे अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप को उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है कि किन राज्यों में कितनी सीटें दी गई हैं राज्यसभा को। फिर पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और पाँचवीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो उसमें सबसे पहली अनुसूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं जो कि वर्तमान में 98 हैं का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। फिर है राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं और वर्तमान में इसमें 59 विषय हैं जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 67 विषय थे और वर्तमान में इसमें केवल 52 विषय का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। इसके बाद है रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। फिर है आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड संहिता, विवाह विच्छेद या तलाक एवं गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। फिर है आठवीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी को इसमें जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद है नवीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल नवीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम हैं। तो नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा शामिल किया गया था संविधान के अंतर्गत। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध करती है। इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद है 11वीं अनुसूची। पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध इसमें किया गया है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल हैं।
इसके बाद है 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्वाद के बारे में बंद किया गया है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस और गैस संकर, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। अब है आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला पॉइंट है, भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार को प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 248 के अंतर्गत है। अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जिनका उल्लेख न तो राज्य सूची में होता है, न ही संघ सूची में होता है और न ही समवर्ती सूची में होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 343 हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। अगला पॉइंट है, संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर की जाएगी। अगला पॉइंट है, प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगला पॉइंट है, संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया था। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है और वह भी 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो वे थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, संसदीय प्रणाली में द्विसदनीय का मतलब है जिसमें 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन हों। इसके बाद अगला पॉइंट है, सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है। तो संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब अगला पॉइंट है, सरकार के संसदात्मक स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में सन्निहित होती हैं। अगला पॉइंट है, संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। तो नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके एक नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय संघ के राज्यों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विधायिका की सहमति द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं या नाम को बदला जा सकता है। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को तथा झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इसके बाद अगला पॉइंट है, नवगठित राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 का अस्तित्व आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से हुआ। अगला पॉइंट है,
भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे अब अगर कुछ नए राज्यों के गठन का वर्ष देखेंगे कि इनका गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। फिर है गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। फिर है नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। फिर है हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ था। मेघालय का गठन 1972 में हुआ था। मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 1972 में हुआ था। सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन 1987 में हुआ था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड का गठन 2000 में हुआ था। फिर है लास्ट में तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था। अगला पॉइंट है, संघीय संविधान अमेरिकी संविधान की एक विशेषता है। अगला पॉइंट है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी के रूप में दमन को निर्दिष्ट किया गया है। इसके बाद है, उल्लेखनीय है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघराज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के तहत दोनों संघराज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। फिर है चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है। इसके बाद अगला पॉइंट है, लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। फिर अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? संविधान के भाग 2 में है। अगला पॉइंट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता निम्न 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले जन्म के द्वारा, फिर दूसरा है रक्त संबंध या वंश परंपरा द्वारा, तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा, पांचवा है किसी भूभाग के सम्मिलन या अर्जन द्वारा। फिर अगला पॉइंट है, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना आवश्यक है। अगला पॉइंट है, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन केंद्रीय सरकार को इस प्रश्न का निर्धारण करने का एकमात्र निर्णयाधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद भारतीय नागरिकता खो देता है। अगला पॉइंट है, नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति संसद को प्राप्त है। फिर हम लोग आगे अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उसको हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में देख लिया था। तो यहाँ पे थोड़े से हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। इसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तथा भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अगला पॉइंट है, मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। अगला पॉइंट है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड च में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, यह एक अब केवल कानूनी अधिकार है। अगला पॉइंट है, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है, कानून का नियम का अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक
समानता के अधिकार का प्रावधान है। फिर अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 21 क में उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा अवधारित करे। इसके बाद अगला पॉइंट है, अन्य मौलिक अधिकार हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। फिर अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में से संरक्षण के संबंध में उपबंध है। इसके बाद है, अनुच्छेद 23 में मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बलात्श्रम ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर का निषेध करता है। अगला है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालयों द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अगला पॉइंट है, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, परमादेश मैंडमस याचिका का शाब्दिक अर्थ समादेश है। फिर अगला पॉइंट है, प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जारी होता है। अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचारित करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अगला पॉइंट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है, यह अनुच्छेद 39 घ में है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है, समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चे और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला पॉइंट है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता है। अगला पॉइंट है, केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना
चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। अगला पॉइंट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जा सकती है। इसके बाद है हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। फिर है अगला पॉइंट धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है। अगला पॉइंट है न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। अगला पॉइंट है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था और इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। फिर अगला पॉइंट है वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।